महेश वंदना के पश्चात अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन और पूरे पूर्वांचल परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन राम जन्मभूमि शहीद समाज गौरव रत्न स्वर्गीय श्री राम कोठारी, स्वर्गीय श्री शरद कोठारी एवं स्वर्गीय श्री अविनाश माहेश्वरी को। जय उमा महेश के जयकारे के साथ ही कार्यक्रम का करते हैं शुभारंभ। पूर्वांचल के लिए यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 2 दिनों में न सिर्फ हमने अपनी शीर्ष और श्रेष्ठ बहनों का सानिध्य प्राप्त किया है, बल्कि उनके गाइडेंस और मार्गदर्शन से एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को निखारने और प्रखारने का सुअवसर भी प्राप्त किया है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से इस जूम सभागार में अभिनंदन, स्वागत, वंदन। शब्दों के पुष्प गुच्छ सप्रेम आपको भेंट करने मंच पर आमंत्रित करती हूँ उपाध्यक्षा गिरिजा जी सारडा को। पहले स्वागत गीत चलवा दीजिए। मनीषा जी स्वागत गीत चलाइए। धन्यवाद मनीषा जी। शाब्दिक स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उपाध्यक्षा गिरिजा जी सारडा को। धन्यवाद अनुजा जी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इतने सुंदर गीत से स्वागत करने के बाद जो हमारे पूरे पूर्वांचल परिवार ने आपका स्वागत किया है, ज्योति जी और गीता जी, आपको मैं कैसे स्वागत करती, शायद इससे अच्छा नहीं कर पाती। इन्होंने गीत के माध्यम से आपको साफा भी घर बैठे पहना दिया, उपरना भी ओढ़ा दिया। तो चंचल जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर वीडियो बनाने के लिए। जय उमा महेश हम हमेशा बोलते हैं, और कल मैंने मेंशन भी किया कि माँ जानकी के पीहर से मैं ज्वाइन कर रही हूँ नेपाल से। तो मुझे कल ये बताते बताते क्या ध्यान में आया कि मैं कितनी लकी हूँ। इस राममयी सत्र में जब राम जी का गुणगान ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में हो रहा है, उस वक्त मुझे ये ख्याल जब आया कि मेरा ससुराल और राम जी का ससुराल सेम है, और मेरा पीहर और राम जी का पीहर भी सेम है। हम दोनों इंडिया से हैं और हम दोनों का ससुराल नेपाल में है। तो ये कितना सुखद संयोग लगता है। तो जय सियावर राम या सियापति रामचंद्र की जय, दोनों चीज हम बोल सकते हैं। और ये बोलते हुए मुझे गर्व के साथ साथ बहुत खुशी की अनुभूति भी हो रही है। और आज राष्ट्रीय नेतृत्व जब हमारे पास
फिर से कल बहुत सारे लोग आए और आज फिर से आज हमारे साथ बड़ी बड़ी विभूतियां हैं। शोभा आंटी तो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, पर ज्योति जी और गीता जी को भी हमारे बीच पाकर हम कितने अभिभूत हैं, इस बात की व्याख्या मैं शायद शब्दों में ना कर पाऊं, इसीलिए ये गीत बनाया गया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आज का ये प्रशिक्षण संवाद है और इसका संवाद जो है डायलॉग, ये आज पूरा आप दोनों मिलकर जरूर करने वाले हैं। तो पूर्वांचल की पूरी बहनों की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गिरिजा जी। प्रत्येक स्थानीय, जिला या प्रादेशिक संस्था विभिन्न प्रकल्पों या समिति के अंतर्गत कई भव्य, सुंदर और उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करती है, पर उसकी जानकारी आगे से आगे या संबंधित कड़ी तक नहीं पहुंच पाती, या अन्य लोगों को उसके बारे में पता ही ना चले, तो उस प्रोग्राम की, उस कार्यक्रम की सार्थकता कम हो जाती है। इसीलिए संस्था द्वारा संपन्न सभी कार्यों का सभी तरफ प्रचार प्रसार करने के लिए उसकी रिपोर्टिंग बहुत ही आवश्यक है। या ये कहूं कि संगठन की जो भी कार्य होते हैं वो हमेशा पूरे भारत के क्या, पूरे विदेश के कोने कोने तक हमारे संगठन ने जो कार्य किए होते हैं वो रिपोर्टिंग के थ्रू ही पहुंच पाते हैं। तो रिपोर्टिंग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए आज यहाँ पर महामंत्री ज्योति जी राठी उपस्थित है हमारी आज के इस सभागार में। मैं ज्योति जी को सादर आमंत्रित करती हूँ और उनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि मजबूती की झंकार थिरकती है उनके मन में, मजबूती की झंकार थिरकती है उनके मन में, लहराता है सफलता का परचम तभी संगठन में। ज्योतिर्मय हो आलोकित करती संगठन के हर एक कोने को, ज्योतिर्मय हो आलोकित करती संगठन के हर एक कोने को। बहुत भाग्यशाली है हम सभी आज जो सुनेंगे ज्योति जी को जूम प्रांगण में। ज्योति आंटी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा जी। जय उमा महेश, जय श्री राम। सुंदर स्वागत गीत, सुंदर शाब्दिक स्वागत के साथ और इतने सुंदर शब्दों द्वारा आपने मुझे विभूषित किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अतः बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा जी, आपको भी। आज पूर्वांचल में आयोजित है इस कार्यक्रम में जूम सभागार में उपस्थित आदरणीय गीता दीदी, शोभा दीदी और गिरजा जी, निशा जी, जिन्होंने ज्वलंत विषयों को लेकर पदाधिकारियों की जो प्रादेशिक या स्थानीय पदाधिकारी है उनकी जिज्ञासा को जाना और उनकी उस जिज्ञासाओं को मिटाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अनुजा जी काबरा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जो भी बहनें जुड़ी है उनको मेरा सादर अभिवादन, वंदन, नमन और जय श्री राम। चलिए, आज का विषय मुझे मिला है, जैसा कि मैंने कहा कि रिपोर्टिंग और मूल्यांकन बड़ा रोचक विषय है। मैं कभी किसी विषय से भागना नहीं चाहती हूँ। कोई इसे जटिल समझ रहा है तो बहनों इसे जटिल भी मत समझिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना हो सके उसे इजी करके बताऊं कि आपको करना क्या है। हो सकता है मेरा भी नॉलेज बहुत डीप में ना भी हो। अगर मेरी अग्रज दीदी लोग यहाँ उपस्थित है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं अग्रिम क्षमा भी चाहूंगी और उस गलती को मैं आगे सुधार भी लूंगी। किंतु मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप सभी की जिज्ञासा को जानूं। बहनों, हम जिस पायदान पर पहुंच गए हैं वहां भी इस क्षेत्र में, हमारे विषय के क्षेत्र में बहुत सी कमजोरियां, बहुत सी कमियां नजर आती है। अतः हमें कोशिश करनी है, जानना है, सोचना है, समझना है कि क्या है और क्या नहीं, और फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए हम ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। आवाज अच्छे से आ रही है ना? क्योंकि मैं थोड़ी तीसरी जगह हूँ भ्रमण में। आ रही है। ओके, थैंक यू। रिपोर्टिंग की ओर चलिए, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग की ओर चलते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी सचिव की होती है, या आप और हम सब जानते हैं। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो, कभी कभी आ जाती है, तो वह अपना एक हैंड नियुक्त कर सकती है, बना कर रखे, किंतु प्रस्तुत करने का कार्य सचिव का ही होता है।
सचिव अगर लेखनी का धनी हो, मेरे शब्दों पर बस गौर कीजिएगा, सचिव अगर लेखनी का धनी हो तो सोने पे सुहागा होता है। वह अपने विवेक से रिपोर्टिंग किस तरह की जाए, क्या लिखना क्या नहीं लिखना, किस बात को विशेष रूप से लिखना है और किस चीज को हाईलाइट करना है, क्योंकि आपकी यह रिपोर्टिंग हमारे राष्ट्र द्वारा दिए गए फॉर्मेट में ही आपको प्रस्तुत करना होती है। अतः आपके पास में जो स्थान है उसकी बद्धता है। अतः उसी स्थान में, उस दिए गए फॉर्मेट में छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हुए, सभी बातों का समावेश करते हुए एक शानदार रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। उसके लिए एक पहले टिप है कि सचिव को अपनी एक पर्सनल डायरी बना लेना चाहिए, जिसमें कि प्रतिदिन उसकी एक तो लिखने की आदत होनी चाहिए। आप अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हो। आप सोचेंगे कि अब तो तकनीक का जमाना है, किंतु बहनों हार्ड कॉपी इज द बेस्ट होती है मेरी नजरों में आज भी। प्रदेश की प्रत्येक गतिविधि, चाहे वो जिला की हुई हो, स्थानीय हुई हो, राष्ट्र से आई हुई हो, जो भी गतिविधि होती है उसको दिनांक, आयोजक, गेस्ट, तत्वाधान और उसमें उपस्थिति क्या रही, आपको उसमें नोटिंग करके रख लेना चाहिए। आप चाहो तो उस रजिस्टर में कॉलम बनाकर भी लिख सकते हो, ताकि कम जगह में आपका सारी चीज समाहित हो सकती है। और जब आपको रिपोर्ट बनाने का समय आता है तो यह सब चीज इतने जल्दी आपको मिलती है कि हमें पन्ने पलटाने नहीं पड़ते हैं और सब चीज यथोचित स्थान पे मिल जाती है। क्या होता है कि जब हम लिख के रखते हैं, अटका के रखते हैं, पेपर निकालते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात हम लिखना भूल ही जाते हैं। आपको सर्वप्रथम तो राष्ट्र से आए कार्यों को आपको श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत ग्रास रूट तक पहुंचाना आवश्यक है। आप करते भी होंगे, किंतु मैंने ऑब्जर्व किया और कई जगह देखा है कि अब तक उन तक हमारे कार्यक्रम पहुंचते नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना बहनों यह भी देखिए, अगर पहुंचते हैं, वो करके भी देते हैं, तो उसका अपडेट वापस उन तक कभी पहुंचता नहीं है, यानी प्रदेश देता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो बोलते हैं, मैंने 2-4 जगह सुना कि दीदी हम लोगों ने भेजा था, किंतु वापस हुआ क्या ऊपर जाके, हमारी क्या गलतियां हुई वो हमें आज तक वापस पता नहीं चलती है। हमारी भेजे हुए कार्य, हमारी रिपोर्ट जो भी होगा, वो कहाँ गया, किधर गया, वापस उसका हमें जवाब नहीं आता है प्रदेश से। तो इसके लिए हम क्या करें, यह क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। देखो, आज अगर आप एक गिलास पानी बच्चे से मांगते हो तो उसको थैंक्स बोलना भी हमारा काम है। तो यह जो संगठन से जुड़ी हुई बहनें हैं, आपकी हम उम्र बहनें हैं, तो अतः आपको उनको मुश्किल से जो जुड़ी हुई है, उनको रिस्पॉन्स अगर आप नहीं देते हो तो नेक्स्ट टाइम वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैं इसलिए यह बात आज कह रही हूँ रिपोर्टिंग के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ सारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो भी भौगोलिक स्थिति अनुसार हो, उनके लिए आज एक मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि जिला से हर चीज, स्थानीय से जिला से छनकर अगर ऊपर तक आती है, निश्चित रूप से हर चीज ऊपर तक नहीं पहुंचती है, तो आपको उनको उनमें से भी बेस्ट निकालकर उनको वहां पुरस्कृत कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइम वो कितने हौसले से ऊपर आते हैं। और अब बहनों, ये है प्रेजेंटेशन का जमाना। अब बात आती है कि 3 महीने में 10 समिति के कार्य तो होते नहीं है, निश्चित रूप से नहीं होते। मैं भी जानती हूँ कि 10 समिति के कार्य आप कैसे करोगे, किंतु समय के साथ इसमें हम परिवर्तन कर रहे किया है, क्योंकि जागरूकता बहुत आ गई है और जो नेतृत्व करता है उसे अपनी पारखी नगर, देखिए हम श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत पद लेकर ऊपर आते हैं, अतः अपनी भौगोलिक स्थिति क्या है, अपने यहाँ का जनमानस क्या है, किस क्षेत्र में क्या चीज आवश्यक है, ये उस नेतृत्वकर्ता को पूरी तरीके से पता होना चाहिए। और तब जिस क्षेत्र में आज अगर 8 जिले हैं,
तो किस जिले में वहाँ की भौगोलिक संरचना के अनुसार वहाँ की मानसिकता क्या है, वहाँ किस चीज की आवश्यकता है। अब एक उदाहरण के लिए कोई बहुत ही गांव वाली चीज, क्योंकि मैं गांव में घूम रही हूँ, बहुत ही गांव है छोटे छोटे, और आप वहां कह दोगे कि नहीं आप कार्यकर्ता प्रशिक्षण लो सबसे पहले, क्या ये पॉसिबल है? क्या आपका प्रोग्राम सक्सेस होगा? और क्यों हम ये करें? वहां कार्यकर्ता प्रशिक्षण की अभी दरकार नहीं है। ऐसी जगह में हम यह कर सकते हैं कि हमारे ऐसे 2-3 जिलों को हम देखें कौन है, क्षेत्र जो भी होंगे आपके, जिला नहीं होंगे, क्षेत्र होंगे, जो भी होंगे, उसको निकाले, उनके जीवन वहां पे हम स्वास्थ्य संबंधी, उनकी जीवन शैली को उबारने के संबंधी, उनकी पारिवारिक समस्याओं को समझने हेतु, देखिए इन सब चीजों से एक बड़ी समस्या उभर के आती है, वैवाहिक समस्या का सॉल्यूशन, जो कि बहुत बड़ी है। अब बात होती है हमारी 10 समितियां हैं, तो इन 10 समितियों में से यह कार्यक्रम किसी न किसी समिति में तो आते ही है। इसलिए या किसी जिले में हमको लगता है कि यहाँ के व्यक्तित्व में कुछ कला छुपी हुई है, उस कला को हम कैसे निकालें, तो इन सबको मोटिवेट करने के लिए आप लोग यह भी कर सकते हो कि इस क्षेत्र के लिए हम इस समिति का कार्य निर्धारित करें कि अभी वन टाइम के लिए बोल रही हूँ, इस क्षेत्र में हम इस समिति के अंतर्गत कार्यक्रम ले सके। किंतु इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि जब वह कार्यक्रम आप लेते हो तो उस कार्यक्रम में आपके प्रदेश के पदाधिकारी, चाहे उस अंचल के हो, जिस अंचल में कार्यक्रम है, उनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर उस क्षेत्र में आपका कोई केंद्रीय पदाधिकारी निवासरत है तो वह भी वहां उपस्थित रहे, क्योंकि जब उनकी रिपोर्ट आए तो उसमें यह दर्ज होना चाहिए कि इनकी उपस्थिति में, इनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम लिया गया, तब वह आपकी प्रदेश की उपलब्धि होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगह ऐसे, विदर्भ, महाराष्ट्र, यहाँ 30, 32, 18 ऐसे जिले, तो आप सोचिए कि हर जिले के लिए एक काम सार्थक होगा, यह नहीं है। परिवर्तन इतना आ गया है, अगर हमको सभी जिलों को जागरूक करना है तो उनके अनुसार कार्य लेना अब आवश्यक हो गया है। एक बात मैं पहले कर रही हूँ, जिले को उनके मर्जी पे नहीं छोड़ना है, उसका आयोजन, नियोजन, प्रयोजन आपके द्वारा यानी कि प्रदेश द्वारा ही होना चाहिए। आंचलिक पदाधिकारियों की वहां उपस्थिति आवश्यक है और उनके द्वारा दी गई रिपोर्टिंग में उसका उल्लेख होना चाहिए। एक बात मैंने देखी है, जो भी मूल्यांकन की टीम है उनके साथ, कि कई प्रदेश उस मूल्यांकन में केवल जिले की या स्थानीय का कार्यक्रमों को डाल देते हैं, वो 100% गलत है। किंतु मैंने स्थानीय संगठन के लिए आपको नहीं बोला, मैंने आपको जिला चूज करने के लिए बोला। नहीं तो होता क्या है कि हम जो बोलते हैं वो उसके शब्द में परिवर्तित होके वो कुछ और रिपोर्ट आगे जाते हैं। प्लीज बहनों, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से आप सुनेंगे। हम जो रिपोर्टिंग का ग्रुप है उसमें आपकी रिपोर्टिंग देखते रहते हैं, आपके फोटोज देखते रहते हैं, और जब आप उस स्थानीय रिपोर्ट को या जिला ने जो कार्य किया है स्वयं उसको अगर आप प्रदेश के कार्यों में डाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है यह गलत है। किंतु जब यह कार्य आपके प्रदेश के पदाधिकारियों के निर्देशन में होगा तो उसे प्रदेश का कार्य माना जाएगा। किंतु आयोजन, नियोजन, प्रयोजन, दिशा निर्देश प्रदेश द्वारा होनी चाहिए। एक हो गई ये बात। अब चलिए, क्या नाम है गिरजा जी, थोड़ा शीट नंबर 1 डिस्प्ले कर दीजिए। जी आंटी। देखिए मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, किंतु आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज मैं क्लियर आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आपको जो त्रैमासिक रिपोर्ट के लिए जो दी जाती है शीट, होता क्या है देखिए, अब पहले है प्रादेशिक बैठकें पूछी जाती है। प्रादेशिक बैठकें किसे कहते हैं? कार्य समिति और कार्यकारिणी। पता चला है, हमने देखा है कि अगर हम संयोजिका या सहसंयोजिकाओं को लेके जो मीटिंग लेते हैं, नाम दिया है मीटिंग का संयोजिका सहसंयोजिका की मीटिंग, उसमें प्रादेशिक बैठक नहीं है, वो उसको आप प्रादेशिक बैठक में कैसे गिनोगे? ऐसी तो बैठक है हम भी कितनी लेते,
क्या हम उसे हमारे राष्ट्रीय बैठक में गिनते हैं? आप जैसे हम कभी कोई मोटिवेशनल कार्यक्रम करते हैं तो परिवार का उदाहरण देते हैं, ठीक आप अपने सामने राष्ट्रीय संगठन को सामने रखिए और सोचिए। जो बहनें सांची गई होगी उन्होंने देखा होगा कि जब राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही थी तब उसमें किसी भी प्रदेश की व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं थी, केवल राष्ट्र द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट ही वहां प्रस्तुत की गई थी। तो चलिए, अब क्या होता है कि आपकी कितनी बैठकें हुई, तो उसमें उसके बाद आपको तो स्पष्ट कीजिए, कार्य समिति हुई है, कार्यकारिणी हुई है, क्योंकि 3 महीने में एक कार्य समिति लेना आवश्यक है, 6 महीने में एक कार्यकारिणी लेना आवश्यक है। तो 3-3 महीने का, और कार्यकारिणी के साथ हम कार्य समिति भी लेते हैं, अतः 3 महीने के कालावधि में आपके पास एक बैठक तो आई जाती है। तो इसके बावजूद कोई अत्यावश्यक बैठक या जो जरूरी बैठक किसी कार्यक्रम के तहत होती है या पदाधिकारियों की बैठक होती है, आप उसको भी उसमें लिख सकते हैं। आपको स्थान, यदि जूम प्रांगण है तो जूम प्रांगण लिखिए, कोई व्यक्तिगत रूप से करता है तो व्यक्तिगत लिखिए, और उसमें उपस्थिति भी जरूर लिखिए कि कितने लोगों की। ये कॉलम ऐसे ही नहीं बनाए गए, उसमें आमंत्रित मेहमान कौन कौन थे। तो निश्चित रूप से मैंने ये देखा है कि आमंत्रित मेहमानों में आपने निवर्तमान अध्यक्ष को लिखा, जहां तक पूर्व अध्यक्ष भी लिख दिया, ठीक है। पूर्व अध्यक्ष ही हमारे संरक्षक होते, हमारे सलाहकार होते, आपने उनको भी उसमें लिख दिया है और बढ़ा दिया है उस सेंटेंस को, तो यह उचित नहीं होता है। हम समझने वाले, मूल्यांकन जो हमारी टीम है वो बहुत पहुंची हुई टीम है, वो जानती है कि पूर्व अध्यक्ष में सब आ गए, सलाहकार आ गए। हाँ, इसके अलावा अगर किसी और की उपस्थिति है तो आप लिखिए किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी की, आंचलिक पदाधिकारी की उपस्थिति है, या अन्य कोई हस्ती मौजूद है तो उसकी उपस्थिति लिखिए। क्षमा चाहूंगी, आमंत्रित है ना। अब विशेष कार्यक्रम, देखिए बहुत बड़ी बात है। कई प्रदेश पूछते हैं ना कि हमारी क्या गलतियां थी, हम क्यों नहीं आए ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतनी अच्छी जागरूकता आ गई है, ये देख के बहुत मन हर्षाता है। बहनों, ये द्वितीय सत्र है रिपोर्टिंग का, और समिति के कार्यों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका तो तृतीय चतुर्थ सत्र चलता है। अतः अब तक आपको अपडेट हो जाना चाहिए, किंतु कई प्रदेश अभी तक नहीं हुए हैं। एक इसमें जो आपने लिखा है संगठन यात्रा की तरफ, मैं पहले जाना चाहूंगी संगठन यात्रा की ओर। देखिए, संगठन यात्रा, अच्छा, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार एक कॉलम दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि बस आप लिख देते हो व्हाट्सएप के थ्रू और जो भी है बस एक जाना माना वो एक आपने नोट करके रख दिया, व्हाट्सएप के थ्रू हम करते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी आपके। प्रचार प्रसार का मतलब ये भी होता है कि आप किस किस चीज से और प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी पत्र पत्रिकाएं इतनी है कि आपके इन कार्यों को वहां पे भेजना बहुत जरूरी थे, तभी तो आप हाईलाइट होंगे किस प्रदेश द्वारा क्यों क्या कार्य लिए जा रहे हैं। आपसे कोई दूसरा प्रदेश भी मोटिवेट होता है। प्रचार प्रसार का मतलब खाली एक इसमें कर लिया अपना वह मोबाइल के थ्रू, वह नहीं होता है। आप केवल व्हाट्सएप ही माध्यम नहीं बचा, कुछ लोग तो इतने सारे माध्यम भी डाल देते हैं कि कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो केवल इतना ज्यादा भी फेक कोई ना करे कि हमारा उसके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाए। सेकेंडरी या क्षमा चाहूंगी, बैठक का बजट आपको पूछा गया है। अगर जूम पे है तो जूम लिखिए, व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत लिखिए, किंतु अगर प्रदेश ने बैठक ली है तो जो भी आंकड़ा होता है वो जरूर लिखिए। इससे हमको पता चलता है कि प्रादेशिक बैठक में, आंचलिक बैठक में, या जो भी आप जिस प्रकार की बैठक ले रहे हो उसमें कितना खर्चा आ रहा है। क्योंकि जब हम 27 प्रदेशों की रिपोर्ट को एक करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस प्रदेश में खर्चे का ज्यादा आ रहा है करके। तो हम उसके ऊपर एक हमारी एक सूक्ष्म नजर है, हमारी मूल्यांकन कमेटी की। मैं हमारी यहाँ बोल रही हूँ, किंतु मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करिएगा आप लोग। चलिए, अब आते हैं हम अपनी पहली समिति, व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण। बहनों, मैंने चाहा
कि मैं आपके सामने उदाहरण पेश करके करूं। मैं किसी भी प्रदेश का नाम नहीं लूंगी, किंतु आज व्यक्तित्व विकास में क्या होना चाहिए आप सबको मालूम होना चाहिए। मंदिर में ब्राह्मणों को भोज कराया, श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया, वितरित किया, क्या यह व्यक्तित्व विकास में आता है? हम कैसे नंबर दें? एक ने लिखा महिलाओं के लिए अनेका अनेक कार्यक्रम किए, उस अनेका अनेक का कोई तो नाम होगा। 3 महीने में अनेका अनेक का कार्यक्रम कैसे हो सकते? अरे आप एक या दो ही करो, किंतु वाजिब करो, उसका पूरी डिटेल लिखो, तब वो अनेकानेक कार्यक्रम, यानी हमको समझ में आता है ये क्या होगा, सही है या गलत है। ये आपकी एक पहली समिति में बता रही हूँ। बात आती है साहित्य समिति की। एक प्रदेश में मैंने पढ़ा कि गणेश चतुर्थी, राधाष्टमी या जो भी होगा, किसी बाबा की जम्मा वम्मा, अगर उन उत्सव पर हम भजन करते हैं तो ये साहित्य समिति में कहां से आ गया? अगर उस उत्सव के भजन हमने लिखे, अपनी भाषा में लिखे, अपनी बहनों ने लिखे, तो वो साहित्य समिति में आया। उसमें अगर आपने भजन का कार्यक्रम रखा, वो साहित्य समिति में बहनों नहीं आता है। और स्पष्ट रूप से अगर कोई प्रदेश ये लिख रहा है तो आप सोचिए क्या नंबर देगा मूल्यांकन कमेटी। आपकी छोटी छोटी गलतियां जो बहुत बड़ी हो रही है वो मैं आपको समझा रही हूँ आज। भजन लिखा है तो जरूर डालिए साहित्य में, वरना वो अध्यात्म में जाना चाहिए। अच्छा, और तो और क्या लिखते हैं वो लोग कि सारे कार्यक्रम लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं इन इन कार्यक्रमों के भजन हमने गाए करें। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि रिपोर्टिंग करते समय आपके क्या है, आप छन कर ऊपर आए हो, नहीं समझ रहा है, बहुत जल्दी आप में जागरूकता आ गई है, समझिए किसी से। युगल सिद्धा समिति लीजिए। एक प्रदेश ने लिखा कि हमारे 80-90 बायोडाटा इकट्ठे हो गए हैं और अब आप जल्दी ही उसे अपलोड करेंगे। आप बताइए 80-90 बायोडाटा की राह क्यों देखी आपने? आपके पास अगर 10-20 आ गए तो अपलोड कर दीजिए। क्या आप 100 की कोशिश कर रहे हो? जरूरी नहीं कि 100 का आंकड़ा आना चाहिए। आप जब तक डालोगे तब तक जो आगे के आपके पास आए ना, उनमें से कितने तो निपट गए होंगे शादियों के नाम से, फिर आपके वो बायोडाटा डाले हुए क्या काम आने वाले हैं? अतः अगर 10, 5 जो भी आपके आते, आप तुरंत उसको अपलोड करिएगा। तो सोचिए यहाँ गलती है या नहीं है। गलती ये है और उसको हमको आपको बताना बहुत जरूरी है कि बहनों आप इतना अच्छा काम करें, 80-90 बायोडाटा इकट्ठा कर लिए और अभी तक अपलोड नहीं किए, तो आगे से इस चीज का आप ध्यान रखिए। महिला सेवा ट्रस्ट, मानते हैं नए ट्रस्टी आप नहीं बना सकते, किंतु देखिए महिला सेवा ट्रस्ट का एक कॉलम उसमें है जो आपके शीट में है। हम जानते हैं कि नहीं बना सकते हैं, नहीं बनते, कोई बना भी सकते, कोई नहीं भी बनते, किंतु अभी तक आपके प्रदेश से कितने ट्रस्टी बने हैं वह आंकड़ा तो आप अवश्य डालिए, तो हम लोगों की भी नजर में रख, क्योंकि जब मूल्यांकन टीम से आता है हमारी कोशिश रहती है कि एक नजर हम डालें। कहते हैं ना जजमेंट के आगे नहीं जाना चाहिए, तो हम पदाधिकारी उसमें कोई हेरफेर नहीं करते, किंतु एक बार सरसरी नजर तो जरूर डाल ही लेते हैं। तो राष्ट्र में अभी तक आपके कितने ट्रस्टी बने हैं, आपकी पोजीशन इससे अपडेट रहती है। और दिलाने की भी कोशिश करिए, अगर आपने दिलाया है तो वह भी लिखिए, या हमारी कोशिश जारी है कि हम और ट्रस्टी बनाए और महिलाओं में जागरूकता लाए। आप अगर यह भी लाइन लिखेंगे तो हमको लगेगा कि आप हमारी यह जो संस्था है जिसके अंतर्गत ये जो प्रकल्प हमारे चल रहे उसके प्रति आप जागरूक है। आप मतलब उस कार्य उसको आप ब्लैंक छोड़ देते हो, तो वो सही नहीं है। पत्रिका, उसी तरह में आपके अभी तक कितने मेंबर बने हैं? हमने देखा है कोई प्रदेश ऐसा भी हर टाइम वो एक आंकड़ा सोच लिया वो लिखते, इसका मतलब न आगे बढ़े न कुछ हुआ। किंतु पत्रिका अगर नहीं पहुंच रही तो लिखिए ना, हम तो आपको अपडेट करने के लिए वो कॉलम डाले, पहुंच रही है। अगर किसी जिला ने वह काम हाथ में लिया है तो वह भी लिखिए कि हमारी जिलाध्यक्ष द्वारा यह कार्य हाथ में लिया जा चुका है और अब पत्रिका सबको मिल रही है, क्योंकि हर जगह नहीं मिल रही ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको अवेयरनेस आएगी। अगर आपने उस पत्रिका में कोई अपना विज्ञापन देके भी
कार्य किया है तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि प्रदेश द्वारा इस बार महिला पत्रिका में यह विज्ञापन दिया गया है। यह भी एक महिला पत्रिका के प्रति हमारा फर्ज है, हमारे कार्य है। एक मिनट क्षमा चाहूंगी क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूं ना, बहुत ऊपर नीचे हो गया है। देखिए 3 मार्च को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 मार्च को राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन रायपुर में हुआ था। मार्च के बाद में अप्रैल मई जून की रिपोर्ट अपडेट हो चुकी है। उसमें आप लिख चुके हो कि हमारे अंचल से ये उपाध्यक्ष बने, ये संयुक्त मंत्री बने। उसके बाद आप अभी वाले रिपोर्टिंग में ये लिख रहे हो कि हमारे अंचल से ये संयुक्त मंत्री घोषित किए गए, ये उपाध्यक्ष घोषित किए गए। तो क्या यह उचित है आपकी रिपोर्ट? अगर हम अब आपको अपडेट नहीं करेंगे इन छोटी छोटी बातों से, तो यह गलतियां आप भविष्य में करते रहेंगे। इसलिए कहा मैंने कि आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए, कॉलम मेंटेन कीजिए और वर्ड टू वर्ड प्रतिदिन लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में एक चीज और ये मिला है मुझे, एक प्रदेश लिखता है कि हमारे यहाँ पे सभापति नियुक्त किया गया। आप बताइए सभापति किसे कहा जाता है? हम तो राष्ट्रीय महिला संगठन में भी सभापति वर्ड यूज नहीं करते। सभापति केवल हमारे महासभा के सभापति जी है। आप स्थानीय अध्यक्ष को कैसे सभापति कह सकते? इन सारे शब्दों को, यह बहुत, किसी भी संस्था के लिए शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। नियमावली के तहत, विधान के तहत क्या सही है, क्या गलत है, इस पर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक बात और है, उसमें आता है कि प्रशासनिक व्यक्ति द्वारा, प्रशासन द्वारा अगर आपको कोई ये किया गया है, एक मिनट, हाँ, विशेष कार्यक्रम जिसमें अगर प्रशासन द्वारा सम्मान मिला हो, एक कार्यक्रम, कई प्रदेशों में यह होता है, कहीं नहीं भी होता है, किंतु कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर आपके कार्यक्रम में उपस्थित है तो यह आपकी उपलब्धि में जाएगा, न कि प्रशासन द्वारा इसे आप सम्मान मानिए। कई प्रदेश उसे अपना सम्मान समझ, उसको सम्मान मिला है लिखते हैं, तो बहनों ये गलत है। आप इसे अपनी उपलब्धि कहिए। किसी प्रशासनिक अधिकारी को बुलाना बहुत बड़ी बात है, अपने कार्यक्रमों में अपनी पहचान बनती है, इसलिए बुलाना भी चाहिए। तो अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है मालूम है? बाल संस्कार जो समिति है हमारी, उसमें बड़ा अच्छा दिया है कि ये किया, वो किया, वो किया, बच्चों को ये दिया, ऐसे ऐसे हमने संस्कार शिविर लिए, पढ़कर बहुत खुशी हुई। किंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वही चीज रघुकुल रीत सिद्धा में आप बता रहे हो, उसी चीज को अध्यात्म में बता रहे हो। होता क्या है कि जो मूल्यांकन टीम है उनकी मानसिकता बड़ी हट जाती है। मतलब ये समझ आता है कि इन लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम कि कौन सा कार्य किस समिति के अंतर्गत आता है। अगर बहनों आपको नहीं समझ आता है तो आपके आंचलिक उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री आपके पास है। आप जब कार्य की संरचना करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि दीदी यह कार्य हमारा कौन से समिति के अंतर्गत आता है, और बहनों उसी समिति में संक्षिप्त शब्दों में उसकी रिपोर्ट कीजिए। अब बात आती है कि हम रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करें। आपको क्या लगता है कि आप लंबे चौड़े 4-4, 6-6 लाइन की रिपोर्ट लिख दे, रिपीटेशन कर दे शब्दों का, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी? ऐसा नहीं है। कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना आना चाहिए। मैंने कहा कि किस पदाधिकारी की उपस्थिति है यह जरूर लिखिए, किंतु उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये सब लिखने की, किसने किसका स्वागत किया, यह सब लिखने की रिपोर्टिंग में जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं उसने क्या कहा होगा, क्यों आया है, क्या कहा, और उसका किसने सम्मान किया। यह लिखकर आप जो इसमें भीड़ बढ़ाते हो ना, जो ट्रैक को अवरुद्ध कर देते हो, ये आपके लिए हानिकारक है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि आइंदा अगर हम 1-2 बार और आप लोगों को अलर्ट करेंगे, आइंदा अगर हमें एक कार्यक्रम और किसी एक समिति के अलावा दूसरे समिति में नजर आया, ध्यान से सुनिएगा,
एक कार्यक्रम एक समिति के अलावा जिस समिति का है उसमें वैलिड है, किंतु वही कार्यक्रम को आप बदल के दूसरे में डाल दे रहे हो, इतने तो समझदार सब हो चुके हैं, तो हो सकता है आपकी माइनस मार्किंग चालू हो जाएगी। ज्योति जी का इंटरनेट कि यह कार्यक्रम एक ही कार्यक्रम को अगर आप 3 समितियों में डालेंगे तो अब आगे से वह माफ नहीं किया जाएगा। अब कुछ विशेष नोट्स मैं आपको दे देती हूँ कि समय हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी, गीता आंटी को 4 बजे निकलना भी है। हाँ बिल्कुल, बस कुछ मेन टिप्स दे रही हूँ, क्योंकि ये जो विषय है ना गिरजा जी, थोड़ा सा सारगर्भित होता है। अगर मेरे शब्दों में कहीं गलती हो गई तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तकनीकी समिति में आप फ्लायर्स बनाते हैं, बधाई संदेश देते हैं, बहनों सब ठीक है, वो सब कोई कर रहा है, किंतु क्या अपने पास टेक्निकल सह प्रभारी या आपके संयोजकाओं में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ उनको महीने में एक बार हम जूम में टिप्स देने को बोल दे, तो वह एक कार्यक्रम हो जाता है आपका। ये तो बधाई संदेश बनाते हैं, फ्लायर्स देते हैं, उनको ये करते, ये चीज अब बहुत कॉमन हो चुकी है, इसलिए इस और ध्यान देना चाहिए। और विशेष रूप से जो एक मैंने कुछ बातें आपके लिए लिखी है, बस वह बता देती हूँ। आपको अगर 3 महीने की रिपोर्ट मांगी है तो उतनी ही भेजिए, आगे पीछे की मत लिखिए। अगर भ्रमण किया है तो उसको यात्रा के कॉलम में ही डालें, उसे विशेष में कभी न डालें। वह विशेष नहीं है क्योंकि आपके लिए कॉलम दिया गया है। आपके कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों का केवल नाम हो, यह मैंने आपको बता दिया है। फोटो आप न डालें क्योंकि आपके फोटो आपके व्हाट्सएप में, पत्र पत्रिकाओं में हम देख चुके होते हैं। संभव हो बैठक का बजट जरूर लिखे। पुनः जो भी जितनी भी बातें मैंने आपको कही है उस और बहुत ध्यान से करिएगा। विशेष में क्या डालना है, ये जैसा कि अभी सांची में विशेष में जो डाला है आपने, आप जो जिनका जिस एरिया से वहां जो 5 सम्मान हमने किया है, तो अगर उसको आप विशेष में डालिए कि हम अभिभूत है कि हमारे यहाँ से इनका राष्ट्रीय संगठन द्वारा सम्मान किया गया है, किंतु आप उसे व्यक्तित्व विकास में अब नहीं डाल सकते हो। आप उसको व्यक्तित्व विकास का वो विषय नहीं होता है, इस और ध्यान दीजिए। चलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हर सफलता के पीछे कठिनाई तो छुपी होती है, किंतु जब आती है तो सफलता के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अगर मेरी कहीं बात किसी को गलत लगी हो तो अन्यथा न ले। और क्योंकि मैं आज भ्रमण पे हूँ गिरजा जी, तो मैं आगे का कार्यक्रम शायद अटेंड न कर पाऊं, अतः मैं भी आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्योति आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय को आज कवर किया है और मुझे अनुजा जी के बीच में नहीं आने का मन था, पर लेकिन क्योंकि आप शायद लीव करेंगे तो ये धन्यवाद आपको जरूर से मैं करना चाहती थी। अनुजा नहीं जी। नहीं कोई बात नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं है गिरजा जी, नो टाइम वेस्ट। जी आई नो, अनुज बस ये मेरी ड्यूटी थी, मुझे धन्यवाद नहीं। जी अनुजा धन्यवाद जी, आप ज्योति आंटी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, गीता जी को भी आगे बढ़ाइए, आदरणीय जी गीता जी, दीदी वेट कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद ज्योति चाहिए। आंटी, आपने सच में कागज में सागर भर दिया है। आज सारे प्रदेशों की जो क्वेरीज थी आज जरूर से ये शांत हो गई होगी। आज जब कभी पूर्वांचल, जरूरत होगी मुझे वापस बुला सुनिए, मेरे लीजिए। पास सिर्फ 15 मिनट है जी गिरिजा जी, जी 15 जी जी, मिनट है सिर्फ मेरे संपूर्ण, पास। जी गीता आंटी, हाँ। संपूर्ण पूर्वांचल का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उपस्थित है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय गीता जी मुंदड़ा, जिन्होंने आज के इस विशाल मजबूत अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिनसे आज हमें भी बहुत कुछ सीखने का और समझने का सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ गीता आंटी को, उनके बारे में 2 लाइनें तो मैं जरूर कहूंगी कि सच में ही सुंदर हो जाते हैं सामूहिक प्रयास, लक्ष्य गर हो सामाजिक कल्याण तो सफलता का सचमुच होगा आभास।
जैसे मजबूत जड़ें ही तय करती है एक नन्हे से पौधे के विशाल वृक्ष तक का संपूर्ण विकास, वैसे ही आदरणीय गीता जी ने संगठन को मजबूती प्रदान करने का हर संभव किया है प्रयास। गीता आंटी, आप जूम सभागार में सादर आमंत्रित है। धन्यवाद अनुजा जी। बहुत कम समय में मैं जितना कर पाऊंगी कर लूंगी। सबसे पहले तो धन्यवाद आपके सारे प्रदेश अध्यक्षों को, प्रदेश पदाधिकारियों को, सदस्यों को कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने किया और शब्दों के स्वागत के लिए इतना अच्छा सुंदर गीत गाया। शोभा जी, गिरिजा जी, निशा जी, सभी समिति के संयोजक, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। ज्योति जी ने इतने सुंदर तरीके से रिपोर्टिंग का बताया। निश्चित रूप से कुछ सीखने के लिए समय चाहिए, लेकिन हम लिमिटेड समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी समय की अपनी बाध्यता होती है तो हमें शॉर्ट में काम करना पड़ता है। तो एक अस्त्र है शब्द शास्त्र, बोलने का ढंग बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। ये चीज आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इन शब्दों को जब रिपोर्टिंग में लिखे जाते हैं तो आपका जो स्टेटस है उसी के अनुसार बढ़ता और घटता चला जाता है। अब गिरिजा जी ये बताएं कि प्रश्न कोई पूछ रहे हैं जी कि किस तरीके से हमको करना है। जी अनुजा जी, पहला प्रश्न लीजिए फटाफट। जी, मैं सबसे पहला प्रश्न ले रही हूँ आसाम प्रदेश से। हालांकि उनका ज्योति जी के उससे उनका शांत हो गई होगी क्वेरीज, बट फिर भी उन्होंने बोला है कि जो रिपोर्ट बनाने की डेट दी जाती है और वो जो महीने की आप डेट होती है अनुजा जी उसमें उन्हीं को स्पॉटलाइट करिए ना, अपना बात बोलेंगे। मनीषा जी आप प्लीज असम से पूनम जी मालपानी को करिए ना, स्पॉटलाइट में लीजिए। मैं देखती हूँ, अभी मैं आउट हो गई थी, मेरे को देखना होगा मैं अभी होस्ट हूँ कि ठीक है नहीं हूँ। पूनम जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे लेंगे? जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ बिहार से, निर्मला जी है ना? जी निर्मला जी, आपको स्पॉटलाइट पे डाला गया है और आप अपने आप को अनम्यूट करें। निर्मला जी अनम्यूट करिए। हाँ जय महेश, मेरा क्वेश्चन है कि सह संयोजिका जो है वो क्यों नहीं ले सकती है पार्ट? जैसे हाँ, मेरे यहाँ ठीक है। संयोजिका कोई ज्यादा आता है साहित्य समिति में, बाकी अदर को कम आ रहा है, तो वो भाग क्यों नहीं ले सकती है? हाँ ठीक है, आपकी बात, आपका प्रश्न मन में जो आया वो ठीक है, लेकिन जब कोई संस्था आयोजक होती है, कोई समिति खुद आयोजक होती है, तो उसके सदस्य अगर पार्ट लेंगे तो दूसरे को पहली बात तो मौका नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न बनाने वाला ही अगर प्रश्न उत्तर देने लग जाए तो उस प्रतियोगिता का महत्व क्या है। हम नॉर्मली अपनी जगह पर भी जो कार्य समिति होती है, कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके सदस्यों को भाग लेने से मना करते हैं, क्योंकि इंटरनली उनको बहुत कुछ पता होता है। तो इसलिए जिस समिति का काम है उसके संयोजक, उसके प्रभारी सह संयोजक, वो एक टीम के काम कराने वाली टीम के सदस्य हैं, इसलिए उनको भाग नहीं लेना चाहिए। हम कार्यक्रम नॉर्मली अपने साधारण सदस्यों के लिए करते हैं, जो संगठन से अभी 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 जुड़े हैं या अभी नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कार्यक्रम होता है, नए नए प्रतिभाओं को खोजने के लिए। ठीक है जी बिहार से ही मंजू जी पेड़ीवाल, आप अपने आप को अनम्यूट करें। बिहार से ही एक क्वेश्चन और है गिरिजा जी, अगर आप बोले तो ले लें क्वेश्चन। बिहार से ही एक क्वेश्चन और है। हाँ ठीक नहीं, है। आप उन्होंने तो जिसका भी लेना हो जल्दी ले लीजिए। जी मंजू जी जी उन्होंने बोलिए। उन्होंने पूछा है कि प्रदेश के लिए फंड राइजिंग अगर करनी हो तो कैसे हाँ, करें? फंड रेजिंग एक सभी की समस्या है, सिर्फ एक प्रदेश की नहीं, सारे संगठनों की समस्याएं हैं। अब फंड रेज के लिए हम कैसे करें? ऐसा है, एक तो कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो हम जैसा कि देखते हैं स्पॉन्सर ढूंढते हैं, कोई व्यक्ति को ढूंढते हैं कि वो प्राइज स्पॉन्सर कर दे या कोई कार्यक्रम कर दे, लेकिन हर संगठन को एक न एक कोई अगर स्थायी प्रोजेक्ट वो ऐसा करें जिससे उनके संगठन का फंड रेज होता है। जैसे गर्मियों के दिनों में शरबत बनाया, सत्तू आटे के दिनों में सत्तू आटा, दीपावली के दिनों में मिठाई बनाई, हम अपने संगठन के नाम से, जैसे कई संस्थाएं करती है, तो उसमें काम भी होता है, शुद्धता भी होती है, लोगों का विश्वास भी जमता है और फंड रेज भी होता है। मेहनत लगती है लेकिन फंड रेज होता है।
मैं देखती हूँ हमारे यहाँ जैसे सत्तू आटा है तो क्विंटलों में सत्तू आटा बनता है, 10-10, 15-15 क्विंटल। तो अच्छा खासा फंड रेज हो जाता है, मेहनत करते हैं। वैसे ही मैंने सुना था नेपाल में शरबत बनाने का एक बार प्रोजेक्ट लिया गया था, तो इस तरह का भी हम कर सकते हैं। कभी कभी हम अच्छे कलाकार को बुलाकर टिकट सेल करके भी फंड रेज कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम करके भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे संस्कृति में यह है कि उजमने करना, तो पहले घर घर में उजमने होते थे, हमने सामूहिक उजमना करना शुरू कर दिया। महिला संगठन सारी व्यवस्थाएं करती है, जितने भी उजमने आते हैं एक स्थान पर होते हैं। तो जब बड़ी संख्या में कोई काम किया जाता है तो उसमें भी बचत होती है। तो कुछ कुछ कार्यक्रम ऐसे हमको करना चाहिए जिससे लोगों से कुछ नॉमिनल शुल्क लिया और हमने उसमें से कुछ बचाने की कोशिश करा। इवन तंबोला जब हम खेलते हैं कहीं भी, तो हम जब छोटी छोटी पार्टियां करते थे बहुत पहले, तो तंबोला का टिकट पैसा लेते थे, आधा बचाते और आधा हम इनाम में बांट देते थे। छोटा छोटा फंड रेज का हम आइडिया लगाए कि क्या करने से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने संगठनों को आत्मनिर्भर बनाना भी बहुत जरूरी है। और जब कोई प्रोजेक्ट हम हाथ में ले लेते तो वो सबसे अच्छा साधन है फंड रेज। ठीक है, आगे बढ़े। गिरिजा जी, कोलकाता से मंजू जी पेरीवाल को ले लीजिए ना स्पॉटलाइट में। है वो अनम्यूट, आ गई कुसुम है। जी मुंदड़ा अनम्यूट करें, मंजू जी अनम्यूट करें। हाँ, मैंने अपने कर लिया। प्रश्न पूछ जय लीजिए। श्री कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। अच्छा मंजू जी, आप पूछ रहे हैं क्या? आप बोले तो पूछ लो क्या? हाँ, आप पूछिए मंजू जी। हाँ, जय श्री कृष्ण सभी को। हाँ, राष्ट्रीय द्वारा दिशा निर्देशन एवं सेवा कार्यों के अतिरिक्त और किस तरह के कार्य संगठन को करने चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय संगठन अपनी एक रूपरेखा बनाता है पूरे राष्ट्र को देखते हुए, तो वो कार्यक्रम तो हमको करने ही है। लेकिन हम अपने प्रदेश, अपना जिला, अपना स्थानीय स्तर, उनकी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए भी कुछ कार्यक्रम तय कर सकते हैं। राष्ट्र की तरफ से कभी मनाही नहीं होती कि हमारे कार्यक्रमों के अलावा आपने ये कार्यक्रम कैसे कर लिया। तो हमारे जो मेंबर है उनको किस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है, वैसे कार्यक्रम कर सकते हैं। कुछ मेंबर हमारे बौद्धिक कार्यक्रम पसंद करते हैं, कुछ बड़ी एज वाले होते हैं धार्मिक पसंद करते हैं। तो हमें हर उम्र वालों को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम करना चाहिए। कुछ रचनात्मक करते हैं, कुछ अलग विषयों को लेकर प्रतियोगिताएं करते हैं, तो ये हम अपने स्थान के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है, मेरे को कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है, क्योंकि कई लोगों की ये शिकायत आती है कि राष्ट्र से इतने कार्यक्रम आ जाते हैं कि हम कर नहीं पाते हैं। तो मेरा सुझाव राष्ट्र के लिए भी है कि थोड़ा बहुत काम प्रदेशों के और जिलों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, स्पेस दिया जाना चाहिए। और कार्यक्रमों में भी अलग अलग कैटेगरी होना चाहिए कि स्थानीय संगठन के लोग किस तरह का कार्यक्रम करेंगे, जिला किस तरीके का करेगा, प्रदेश कौन से बड़े कार्यक्रम करेगा। ये थोड़ा सा अगर हम कर लेते हैं तो उसमें हमको बहुत एक जैसे कार्यक्रम नहीं लगेंगे और उनके लिए कार्यक्रम निश्चित हो जाएंगे कि छोटे कार्यक्रम करना है स्थानीय संगठन करे, बड़े लेवल पर करना है जिले पे करे, और बड़ा करना है प्रदेश करे। तो इस तरीके से कार्यक्रमों का विभाजन भी करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। हाँ, आगे बोलिए। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित है नेपाल। जय श्री राम सभी को, प्रणाम आंटी। आंटी मेरा क्वेश्चन है ये लाइक नेपाल प्रदेश से राष्ट्रीय ट्रस्ट से आर्थिक सहयोग का प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा है कि एक फॉर्म बनाया हुआ है राष्ट्रीय ट्रस्ट का। वो फॉर्म 3 पेज का फॉर्म है, तो कई बार हम लोग ग्रुप में डाल चुके हैं। तो उसमें जो जो कॉलम है उसको भरना है। खास तौर से नियम है कि 4 लाख सालाना की इनकम जिस परिवार की है उससे कम इनकम वालों को हम देते हैं। फिर उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि उस प्रदेश के पदाधिकारी या हमारे जो ट्रस्टी है उनमें से 2 के सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हमको नहीं पता कौन कैसा है। तो हमारी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहां रहने वाले हमारे सदस्य हैं। सदस्यों का फोन नंबर और ये सब हम इसलिए मांगते हैं कि हम उनसे बात करके टैली करते हैं कि जो जिनको सहयोग दिया जा रहा है ठीक है ना। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिनको सहयोग ट्रस्ट से दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं,
लेकिन आप लोग भी उनके अभिभावक बन के काम करें, समय समय पर उनसे बातचीत करते रहें, छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। और उसका एक प्रोसीजर है, शिक्षा के लिए अगर देते हैं तो हमको स्कूल कॉलेज का पूरा डिटेल, बैंक डिटेल चाहिए, तो उससे हम उनको डायरेक्ट एनईएफटी कर देते हैं। किसी को स्वावलंबन के लिए चाहिए तो कभी जिस दुकान से या जिस कहीं से वो सामान लेना चाहती है उनको डायरेक्ट पे कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं से सामान लेना होता है, तो हम उनके पर्सनल अकाउंट में भी एनईएफटी करते हैं। स्वास्थ्य के लिए अगर चाहिए तो अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटल के एड्रेस पर उनके अकाउंट में हम ट्रस्ट का पैसा जमा कराते हैं। अगला प्रश्न पश्चिम बंगाल से। हम एक एक ही प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि आंटी के पास टाइम कम है। पश्चिम बंगाल से आप में से कौन बोलना चाहेगा? आप लोग अनम्यूट हाँ, करें बोलिए। दोनों अपने आप को। रेखा जी बोल रही हैं क्या? हाँ, जी बोलिए। मैं जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा क्वेश्चन ये है दीदी आपसे कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, मीटिंग में इतने कम लोग जुड़ते हैं, तो इसको कैसे हम लोग कोशिश करेंगे जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा आ सके? तो पश्चिमी बंगाल में मेरे ख्याल से परिवारों की संख्या कितनी है? 20 अच्छा, 20 ही क्लब है। एक जगह की नहीं, वो मुझे एक एक जगह जिला 20 की 25 बात कर रहे हैं, पर- पूरे पश्चिम बंगाल का पूछिए। पूरे हाँ, नहीं, पश्चिम पूरे बंगाल में कितने लोग हैं? 400 के करीब परिवार हैं। अच्छा, आप प्रदेश लेवल पर बात कर रहे हैं या लोकल लेवल की बात कर रहे हैं कि लोग नहीं जुड़? प्रदेश प्रदेश लेवल इस पर। लेवल की हाँ, बात कर। तो ऐसा है कि लोगों को जोड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ अट्रैक्शन चाहिए। पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे मेंबर्स क्या चाहते हैं, कि उनका स्तर क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है, या उनको किस तरह के एजुकेशन की जरूरत है। कई बार आदमी घर में ही अपना संसार मान लेता है, कि कूप मंडूकता होती है ना, कि मेरा घर ही मेरा सारा संसार है, और वो जब तक बाहर नहीं निकलता उनको पता नहीं चलता है कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। तो हमें उनको ये बताया जाना चाहिए कि आप थोड़ा सा बाहर निकल कर देखें, और उनके साथ वाले, जैसे कई बार हम उम्र लोग साथ आना चाहते हैं, तो दो दो तीन तीन लोगों का समूह अगर एक जैसा होगा तो वो आएंगे, और संगठन का क्या महत्व है उन्हें बताया जाना चाहिए। एक साथ एकदम नहीं होगा, ये एक स्लो प्रोसीजर है, एकदम नहीं होगा, लेकिन जब माउथ पब्लिसिटी होगी, आप अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी माउथ पब्लिसिटी होंगे तो लोग आएंगे। आज हम दूसरे प्रदेशों में देख रहे हैं, एक से एक बढ़कर आना चाहते हैं, और हमको रोकना पड़ता है कि स्थान नहीं है, अब लिमिट जितने लोग चाहिए थे उतने आ गए हैं, अब नहीं लेना है। तो उनमें सामाजिक संगठनों की विशेषता है, और हमारे माहेश्वरी समाज का संगठन क्या कर रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी पूरा होना चाहिए, कि समाज के लिए हम खास तौर से सेवा कार्य, जैसे आपने ट्रस्ट का पूछा, वैसे हमारे कई ट्रस्ट चलते हैं, तो उनकी भी जानकारी दी जाना चाहिए कि हमारे जरूरतमंद परिवारों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए हमारा समाज क्या क्या कर रहा है। समाज से मतलब मैं सिर्फ महिला संगठन की बात नहीं कर रही हूँ, युवा संगठन कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहा है, आप अपने बच्चों को भेजिए। तो समाज में आने का एक आकर्षण उनके मन में पैदा करना पड़ता है, और शुरू में हमको, चाहे वो मनोरंजक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे कैसा भी हो, जैसे उनकी मानसिकता वैसा कार्यक्रम करें, फिर हम अपने उद्देश्य को फोकस करें, कि मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लोगों को जोड़ना हमारा उद्देश्य है, और जोड़ने के बाद समाज का विकास, समाज में सुधार, कई टॉक शो रखें, आपस में गपशप करें। तो कुल मिलाकर ये है कि ऐसे वाइब्रेशन भेजें आप अपनी तरफ से, कि लोग अपने आप आने के लिए इच्छुक हो जाए। अगला प्रश्न उड़ीसा के लिए। अस्मिता जी अपने आप को अनम्यूट करें। शशि भाभी जी पूछ रही है क्वेश्चन। हाँ जय श्री कृष्णा, जय उमा हाँ जी, महेश, प्रणाम। जी हाँ, जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल है कि अध्यक्ष बनाते वक्त क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि किस टाइप का उसके अंदर अनुभव होना चाहिए? कौन से संगठन के अध्यक्ष की बात कर रही हैं? प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश संगठन। अब प्रदेश संगठन में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये तो लोकल लेवल पर जब हम अध्यक्ष बनाते हैं
तब भी हम सोचते हैं कि किसे बनाया जाना चाहिए। कल आपको पदाधिकारियों के बारे में कल के उसमें काफी कुछ बताया होगा कि पदाधिकारियों की क्या विशेषताएं होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपको अध्यक्ष, पहली बात तो प्रदेश तक आते आते तो वो बहुत कुछ सीख जाता है कि अध्यक्ष की क्वालिटी क्या होना चाहिए। अब प्रदेश अध्यक्ष चाहे कहीं का भी हो, उनमें वो सब गुण होना चाहिए जो एक लीडर में होना चाहिए। उसका सिर्फ एरिया बढ़ता है। स्थानीय संगठन का होता है 1 गांव का होता है, जिले का होता है 10 गांव का होता है, प्रदेश का होता है 10-15 जिलों का होता है, राष्ट्र का होता है तो 27 प्रदेशों का होता है। लेकिन मेन क्वालिटी तो वही है। आपको टीम को लेकर कैसे साथ चल सकते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, आप कैसे लोगों को कन्विंस करा सकते हैं, ये सब तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ संवैधानिक हमारे ये अपने लिमिटेशंस है कि प्रदेश का कोई अध्यक्ष बन रहा है तो हमारे विधान में लिखा है कि वो उस प्रदेश की कार्य समिति का कम से कम 2 बार सदस्य रहा 2 हुआ हो, सत्र। एक कोई न अच्छा। कोई पदाधिकारी, एक सत्र पदाधिकारी रहा हो, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी बात होती है। अनुभव किससे आएगा? एकदम नए को लाके तो आप अध्यक्ष नहीं बना सकते। तो जब वो काम और उनका समर्पण कितना है, ये भी जरूरी नहीं कि 4 सत्र से कार्य समिति में है और हमको अध्यक्ष बना देना चाहिए। नहीं, उनका काम कैसा है, उनका संगठन के प्रति समर्पण कैसा है, वो कैसे लोगों को जोड़ सकता है, रिसोर्सफुल होना चाहिए। एक शब्द में मैं आपको बताती हूँ, लीडर। लीडर एक शब्द है, इसकी परिभाषा में आपके अध्यक्ष की सारी विशेषताएं हैं। एल, लॉयल होना चाहिए, विश्वसनीय, जो लोगों का विश्वास जीत सके और अपने को भी विश्वस्त बना सके। ई, इफेक्टिव, उसका रहन सहन, बोल चाल, व्यवहार सब इफेक्टिव होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हो गए। ए, एक्टिव होना चाहिए। घर में बैठकर तो आप अध्यक्ष नहीं बन सकते, आपको समय देना पड़ेगा, तन मन धन सब कुछ देना पड़ता है, तो एक्टिव होना चाहिए। डी, डायनेमिक। कई बार निर्णय ऐसे होता है, अगर ढुलमुल वाला अध्यक्ष होगा ना तो आपको दूसरे ही लोग इतने प्रभावित कर देंगे कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय लेने का साहस अध्यक्ष में होना चाहिए। डायनेमिक पर्सनालिटी। डायनेमिक का ये मतलब नहीं है कि आपको डांटना है, मतलब आपको डिसीजन लेने की क्षमता आनी चाहिए। ई, एफिशिएंसी। और आर, रेस्पॉन्सिबल, रिसोर्सफुल, जवाबदारी। अध्यक्ष हमेशा, आपका टीम कुछ भी काम करे, जवाबदारी अध्यक्ष की होती है। हमेशा थैंक यू दीदी। एक चीज वाक्य हम दोहराते हैं, सबको कहते हैं कि गलती करता है तो अध्यक्ष की होती है और अच्छा काम करता है तो सारे मेंबर्स को आप प्रोत्साहन दीजिए, प्रशंसा करिए। तो ये इन शब्दों में आपको अध्यक्ष की परिभाषा समझ में आ गई होगी। और अनुभव और ठीक है, समर्पण तो होना ही चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दीदी। चलिए, और गिरिजा जी, गीता आंटी, आपके पास कितना टाइम है? उस हिसाब से हम प्रश्न रखते हैं बाकी के। तो वैसे 4 बज चुके हैं और मेरे को चेंज भी करना है और ट्रेन पकड़नी है। 5, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, कोई जी, ऐसा ही बात। वही उन्होंने पूछा था कि अब उड़ीसा की तरफ से भी यही क्वेश्चन था कि अध्यक्ष अगर बनता है, अगर उपाध्यक्ष रहता है या सचिव को बनाते हैं, तो फिर उपाध्यक्ष को अगले सत्र में क्या पोस्ट दी जा सकती है? ये भी उनका देखिए, कहना था। इसका कोई भी लीगल नियम नहीं है कि जी, मंत्री ही बनना चाहिए या उपाध्यक्ष ही बनना चाहिए। हमारी टीम जिसको चाहती है वो बन सकती और एक क्वेश्चन और था जो लगभग सभी प्रदेशों से था कि हम रिपोर्टिंग में ऐसा क्या करें, मतलब बाकी तो सब करते हैं बट ऐसा विशेष क्या करें कि हमको कोहिनूर की कैटेगरी प्राप्त हो। है। ये इसके सभी बारे प्राय में आपको सभी प्रदेशों ज्योति का जी ने क्वेश्चन काफी है। कुछ बता दिया है। जी, और कुछ देखिए, हर जगह कोई इनोवेटिव आइडिया व्यक्ति में होता है तो वो जल्दी से नजर में आता है। जो सब करते हैं वही हम कर रहे हैं तो ठीक है, आप सबके साथ चल रहे हैं, लेकिन आगे होके जी, पहल करके कुछ इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आया, कुछ लिखने की शैली आपकी अच्छी है, शब्द का संसार आपके पास अच्छा है, तो ये सब भी इफेक्टिव होता है। बाकी रिपोर्टिंग में क्या क्या होना चाहिए वो सब ज्योति जी ने बता दिया। जी। एक क्वेश्चन और है जो पश्चिम बंगाल से है, उनका कहना है कि प्रादेशिक संगठनों की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए? सारे संगठनों की कार्यशैली एक ही प्रादेशिक, प्रादेशिक। हाँ, हाँ, मतलब संगठन कोई भी हो, कार्यशैली एक जैसी।
साल में एक बार आपको पूरा देश की कम से कम एक बार कार्यकारी मंडल की मीटिंग करना चाहिए, 2 बार कार्य समिति की मीटिंग करना चाहिए। और शैली का तो अब मैं कैसे वर्णन, जो जवाबदारियां आपको दी गई है, जो कार्यक्रम आपको दिए गए हैं, या जो कार्यक्रम आप करना चाहते हैं, उसके अनुसार वातावरण पैदा करिए, लोगों को विश्वास में लीजिए, अच्छी योजना बनाइए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए अच्छे तरीके अपनाइए। कार्यशैली तो सभी संगठनों की अच्छी कैसी बने, बस इसी पर विचार करना चाहिए। जी, जी धन्यवाद गीता आंटी। अनुजा जी, हाँ जी। हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है उसमें से कोई भी छूट रहा है? जी जी जी, कुछ भी छूटा नहीं है। बाकी जैसे जो पदाधिकारियों के दायित्व आंटी, के बारे में आए थे, एक क्वेश्चन ये आया था कि जो कार्य समिति सदस्य है, क्या हमें उससे भी पूछ के काम करना चाहिए? तो परमिशन वाला बात जो अच्छा, आया, मैं समझ गई इस बात को गिरिजा जी। अक्सर संगठन मंत्री और कार्य समिति, ये 2 सदस्यों का अब तक कोई बहुत बड़ा रोल हमारे संगठन में नहीं था विधिवत ढंग से। तो अगर आप लोगों के पास विधान हो तो इसका पेज नंबर 26 और 27, इसमें संगठन मंत्री के और कार्य समिति सदस्यों के रोल लिखे हुए हैं, उसको समझे। लेकिन एक जो प्रदेश अध्यक्ष और कार्य समिति के बीच का जो एक कभी कभी एक बारीक सी लाइन होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष को उन कार्यक्रमों में पहल करना चाहिए जो कार्यक्रम राष्ट्र भेजता है। दोनों को हमेशा साथ मिलकर काम करना है, पर पहल किसको कब करना है, बस वो समझने की बात। एक दूसरे के सहयोगी बनना है, एक दूसरे से समन्वय बनाकर चलना है, सामंजस्य बनाकर चलना है। लेकिन जब कार्यक्रम आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहल करें, वो ही सारे जिलों को दिशा निर्देश दे, वो ही रिपोर्टिंग मंगाए, वो ही सब करे। लेकिन जब राष्ट्र का कार्यक्रम होता है, उस टाइम हमारी कार्य समिति सदस्य का दायित्व बढ़ जाता है कि आज सांची में मीटिंग है, कल नागपुर में मीटिंग होगी, तो हमारे प्रदेश से कितने लोग जाने वाले हैं, इसके लिए वो अपना प्रचार प्रसार करें और वो अपना संदेश भेजे लोगों के पास, कितने लोग जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं, उनका जो शुल्क है रजिस्ट्रेशन का वो जमा हुआ है या नहीं, या जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उसकी पूरी तैयारी हो गई कि नहीं हो गई, ये पूछताछ का काम है। वो कार्य समिति को आगे होके उसको करना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष को उसको सहयोग करना चाहिए। और फिर जहाँ मीटिंग के स्थान पर भी, चूंकि हमारे यहाँ महिला संगठन में पूर्व अध्यक्ष को ही कार्य समिति का दर्जा दिया जाता है, तो उसको पूरा नॉलेज रहता है, सदस्यों की पहचान रहती है, सदस्यों के बारे में जानकारी रहती है। वहां अगर किसी तरह के हमारे सदस्यों को एक संरक्षण देना चाहिए। कई बार नए लोग जाते हैं, हालांकि ज्यादातर ये काम प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन कार्य समिति का भी दायित्व बनता है कि किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकले, ये ध्यान हमारे मेंबर्स का ध्यान रखना चाहिए। 10 लोग एक प्रदेश से जा रहे हैं, तो प्रदेश के मेंबर्स तो अपना अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक लीडर होता है तो उनको मन में विश्वास रहता है कि हमको कोई तकलीफ होगी तो हमारा लीडर हमारे साथ। तो बिल्कुल, इस ये तरीके का आखिरी एक प्रश्न हम संरक्षण। लेंगे, आखिरी प्रश्न लेंगे कुसुम जी मुंदड़ा का, क्योंकि उन्होंने हैंड रेज किया था। जी कुसुम जी। हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा दीदी। मेरा एक ही हाँ जी। क्वेश्चन है कि जिला की जो बैठक होती है उसकी प्रक्रिया क्या है? जिले की बैठक में देखिए, हमारे यहाँ आप कोलकाता से हैं, कोलकाता में को पूरा एक प्रदेश बनाया है। अब आप सबको पता है, बॉम्बे, दिल्ली और कोलकाता अपने आप में एक प्रदेश है, और आपके प्रदेश में जितने क्षेत्र अलग अलग बनाए हैं, जिनको आप अंचल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उनको हमने जिले का रूप एक तरीके से दिया हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर भौगोलिक दृष्टि से हम जिला देखते हैं, जब तो एक शहर होगा और उसके चारों तरफ जितने गांव होते हैं, वो सब गांव जिले के अंतर्गत आएंगे। तो आपके जो अंचल है 8-10 जितने भी है, वो सब आपको जिले के रूप में मान रहे हैं, है ना। तो अब जिले का काम कैसे होना चाहिए। अब यहाँ एक समस्या और है, हम जब छोटे गांवों के समूह को मिलाकर जिला बनाते हैं, जब तो वो अलग अलग गांवों में कार्यक्रम करने की बात करते हैं, पर आपके यहाँ अंचल एक ही है, वो अलग अलग जगह तो कर नहीं सकते। लेकिन प्रदेश जब कार्यक्रम करे तो हर बार किसी न किसी एक अंचल को आतिथ्य करने को दे सकता है, और वो अपने मेंबर्स में से वो अंचल मिलकर उस कार्यक्रम को करें,
आमंत्रित सबको करें, क्योंकि एक ही स्थान पर है, आप एक ही शहर में है, आमंत्रित करें, लेकिन उस कार्यक्रम का आयोजक वो अंचल बन सकता है। ऐसे आप जितनी बार करें, अलग अलग अंचलों को दायित्व दे सकते हैं, जैसे हम राष्ट्र में देते हैं प्रदेश को या जिले को। आज पूर्वी मध्य प्रदेश ने किया, कल महाराष्ट्र ने किया, वैसे ही आप अपने एक एक अंचल को दायित्व दे सकते हैं कार्यक्रम का। उससे क्या होगा कि हर अंचल अपने आप को एक्टिव बनाएगा, उसके मेंबर्स एक्टिव होंगे और उनमें एक लीडरशिप का गुण भी आएगा। चलिए, ठीक है। निशा, तो इनका मल्लिका जी का भी अब हैंड रेज था। गिरिजा जी, एक क्वेश्चन। मल्लिका जी, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है क्या? जी हाँ अनुजा जी, आंटी के पास टाइम जी ये लास्ट जी होगा। बस। हाँ, ये ओके ओके क्वेश्चन लास्ट होगा। आंटी, लाइक जैसे अभी सारी बैठक की प्राय करके काफी जूम पर होती है, तो जूम का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? जूम का प्रोटोकॉल तो जूम का एक एजुकेशन, पहली बात तो जब जूम की मीटिंग हम करते हैं तो पर्याप्त टाइम में 6-7 दिनों पहले सूचना दी जानी चाहिए। हम जब राष्ट्र की या प्रदेश की दूसरी फिजिकल मीटिंग करते हैं तो हम 1 महीना या 2 महीने का टाइम देते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। जूम की मीटिंग का भी प्रोटोकॉल विधान में दिया हुआ है। आंटी, तो मेरे ख्याल से इनका प्रश्न इस बात से रिलेटेड है, क्योंकि कल नम्रता जी ने अपने उसमें बताया था कि प्रोटोकॉल नीचे से ऊपर वो एम की तरह जो होता है बैठने हाँ का, हाँ, डायस काल का, तो ये शायद उस विषय में बात कर रहे हैं। नहीं तो फिजिकल बैठक में जूम की मीटिंग के प्रोटोकॉल का तो आप कर ही रहे हैं ना पालन, सब उसी तरीके से कर ही रहे हैं। सारा संचालन कैसे हो रहा है, कौन से पदाधिकारी को बोल रहे हैं, ये सब। और हाँ, मंच नहीं है, पर हमारे यहाँ हर मेंबर को मंच मिला हुआ है, हर मेंबर के आगे नेम प्लेट लगी हुई है। बाकी तो क्रम आप लोगों पर एक चीज है कि जूम मीटिंग का ट्रेनिंग की अगर बात है तो गिरिजा जी बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। हमारे को कई बार म्यूट अनम्यूट करने की तकलीफ आती है, बात पीछे से आवाजें आ रही है, हम म्यूट करना भूल जाते हैं। ये शिष्टाचार वाली बात जो हमको ध्यान, कैमरे हमारे ऑन रहना चाहिए, नहीं तो कई लोग जूम मीटिंग का अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, अपना कैमरा बंद कर दिया और अपने दूसरे काम कर लिया, और क्या हुआ ये उनको पता नहीं रहता है। तो अपने आप से वादा करें और जो काम करें वो अच्छे से करें। और बाकी अगर प्रोटोकॉल वाली बात करते हैं जूम मीटिंग में, वो मंच नहीं होता है जो हम फिजिकल उसमें बनाते हैं। और आपको अगर थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं तो मैं और ठीक से बता सकूं। इसके अलावा जी क्या बताएं। चाहती हैं? वो ये जानना चाहते थे, क्योंकि कल उनका प्रश्न था मुझसे कि जैसे हम लोग स्टेज पे करते हैं तो जूनियर से सीनियर बिठाया जाता है और फिर बोलने के लिए जूनियर टू सीनियर बोला जाता है कि सबसे लास्ट में सबसे वरिष्ठतम आदमी बोलता है। वेयर जूम में जैसे कल भी हमने जब शुरू किया था तो शुरुआत हमने राष्ट्रीय अध्यक्षा से की थी, तो उसका क्या क्रम होना चाहिए? मल्लिका जी, मैं वही ठीक क्रम बोल रही जो हूँ? हमारे फिजिकल में है वही जूम में। भाई जूम के लिए हमारा टाइम का भी लिमिटेशंस रहता है, तो कई चीजें, अब जैसे आज आपने साफा पहना दिया, एक किसी को आना नहीं पड़ा, किसी को जाना नहीं पड़ा, तो प्रोटोकॉल तो स्वागत आपने कर दिया। तो जी हमेशा हम इतने सालों से जूम मीटिंगें करते आ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल तो काफी कुछ समझ में आ ही गया होगा। प्रोटोकॉल वही है जो हमारे फिजिकल मीटिंग्स में होती चलिए, ओके, थैंक यू सो मच आंटी। है। ठीक है, धन्यवाद थैंक यू गीता आंटी, थैंक आपको यू सो सुनने मच के कि आप इतने बिजी होके लिए। आपको ट्रेवल भी करना है और आप आए, हम लोगों को इतना सब क्वेरीज जो है आप लोगों ने सारे प्रदेशों की क्वेरीज को आपने शांत किया, सबको सबकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपकी आपकी यात्रा मंगलमय हो। अनुजा जी, निशा जी को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करना है और जी प्रेरणा गीत करना जी है। पहले धन्यवाद करवा दीजिए, फिर प्रेरणा जी गीत जी करवा जी दीजिए। जी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पूर्वांचल संयुक्त मंत्री निशा जी लड्ढा को कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा जी। जय उमा महेश, जय श्री राम, जय भारत। सर्वप्रथम जूम प्रांगण में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, मार्गदर्शक एवं हमारी प्यारी बहनों को मैं नमन करती हूँ। जैसे प्रभु श्री राम ने अपने जीवन और कर्मों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की, उसी प्रकार आज इस प्रशिक्षण शिविर में हमने नई दिशा और ऊर्जा भी देखा। राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्रीमती ज्योति जी राठी का विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने रिपोर्टिंग
और मूल्यांकन के महत्व को हमारे सामने रखा। आपने हमें बताया कि किस प्रकार सही रिपोर्टिंग और सटीक मूल्यांकन हमारे कार्यों को दिशा और गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। हमें सिखाया कि कैसे हमारे गतिविधियों को सही आकलन हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक सशक्त बना सकता है। आपके शब्दों ने ज्योति जी हमें प्रेरित किया कि किस प्रकार हम अपने लक्ष्यों को अधिक से अधिक कुशलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमें बताया, साझा किया कि समितियों की रिपोर्ट उनका फॉर्मेट किस प्रकार तैयार किया जाए। आपके द्वारा आज साझा किए गए सारे अनुभव और ज्ञान की गहराई ने हम सभी को अपने कार्य को और भी अधिक सजग और प्रभावी और हमें प्रेरणा दी है। आपके समय और ज्ञान और प्रेरणा के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका योगदान हमें हमेशा याद रहेगा और आपके कार्यों से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। आदरणीय श्रीमती गीता जी मुंद्रा, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके साथ संवाद सत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। आपके संवाद सत्र के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिली कि किस प्रकार हम अपने संगठन की दिशा और स्थिरता को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। आपने जिस धैर्य और समर्पण के साथ हमारे द्वारा पूर्व निर्धारित प्रश्नों का विचार किया और उन पर गहराई से जवाब दिया, वह हम सभी के लिए बहुत ही अनमोल है। आपके द्वारा दिए गए उत्तर ने हमें न केवल संगठन के मुद्दों पर नया दृष्टिकोण प्रदान किया है, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि हम किस प्रकार अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं। आपके मार्गदर्शन से हमें एक मजबूत और समर्पित संगठन के निर्माण की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी मिली है। आपकी विशेषता और अनुभव हम सभी के लिए एक धरोहर है और आपके जवाबों ने हमें एक नई सोच और नई उम्मीद की राह भी दिखाई है। मैं आपके अनुभव और ज्ञान को नमन करती हूँ और साथ ही सभी पूर्वांचल की बहनों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ आज के सुंदर संचालन के लिए। अनुजा जी, मैं फिर से कहूंगी, आपके शब्दों ने वापस बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को दिखाई मार्ग पर चले और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाए, उसी प्रकार हम भी उन्हीं के मार्ग पर चले। बस मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद निशा जी, इतने सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपका भी। अनुजा जी, अब एक फाइनल धन्यवाद मेरी पूरी टीम का, निशा जी लड्ढा का, अनुजा जी काबरा का, निर्मला जी मल का, चंचल जी राठी का, नीतू जी सोमानी का, सभी प्रदेश अध्यक्षों का, सभी ने मिलकर, सरोज जी मालपानी का जिन्होंने लिखा गीत को, वो अभी आने वाला है हमारे सामने। मतलब कैसे किसी भी सह प्रभारी को छोड़ सकते हैं। कल के गीत के लिए अर्चना जी का, कृष्णा जी का, और कल शाम के गीत के लिए पारुल जी का। मतलब एक एक सह प्रभारी हमारे, एक एक सह प्रभारी, शोभा जी लखोटिया का, वर्षा जी मुंदड़ा का, सभी 10 सह प्रभारी। अगर मेरा किसी का नाम मुझसे छूटा होगा तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, पर लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का टीम वर्क पूर्वांचल में दिखाया है, प्लीज, ये पूर्वांचल का पहला आंचलिक प्रोग्राम जो हमने अपने लेवल पे कंडक्ट किया था, ये समिति का प्रोग्राम नहीं होकर पूर्वांचल का प्रोग्राम था। और किसी भी समिति के अंतर्गत कोई भी कार्यक्रम लिया जाता है, इसमें आप लोगों ने जो टीम वर्क दिखाया है उसके लिए मैं अभिभूत हूँ और मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आई एम सो ग्लैड कि हम लोगों ने एक परिवार की तरह जुड़कर जो काम किया है वो हम आगे भी करेंगे। और शोभा आंटी का विशेष धन्यवाद कि सबसे सीनियर मेंबर है हमारी और उन्होंने ट्रैवल के बावजूद हम लोगों का पूरा साथ दिया। और अनुजा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आज का प्रेरणा गीत भी आप चलाएं, क्योंकि सरोज जी ने गीत दिए हैं और मतलब शब्द दिए हैं और गाया भी है, और बनाया है उसको नीतू जी ने, जो कि मतलब ट्रैवल करते हुए उन्होंने इतनी मेहनत करी। आई एम रियली थैंकफुल। चंचल जी ने कल एयरपोर्ट पे या कहूँ फ्लाइट में बैठ के सबको साफे पहनाए हैं, तो प्लीज वो वीडियो भी आप जरूर दिखाएं। जी गिरिजा जी, मैं कोशिश कर रही हूँ चलाने की। मैं चला रही हूँ। मनीषा जी आ गई हैं। अच्छा, मैं चला रही हूँ, मैं हूँ। जी जी जी। मैं मनीषा जी का नाम कैसे भूल सकती थी। आई एम रियली सॉरी मनीषा जी, थैंक यू सो मच। पूरा जूम आपके भरोसे, आप कभी भी मेरी बोलती बंद कर सकते हैं। आपसे भूलना मतलब ज्यादा हो गया।
आओ बहनों आज दिखाऊं झांकी अंचल पुरवा की, इस धरती पर रिमझिम बरसा उगती छवि है सूर्या की। जय जय पूर्वांचल, जय जय पूर्वांचल, ये है पूर्वांचल, ये है पूर्वांचल। आओ बहनों आज दिखाऊं झांकी अंचल पुरवा की, इस धरती पर रिमझिम बरसा उगती छवि है सूर्या की। जय जय पूर्वांचल, जय जय पूर्वांचल। उत्तर में नेपाल बसा है, पूर्वोत्तर आसाम है, झारखंड बिहार कोलकाता उत्कल पूरी धाम है। तीर्थों में है महातीर्थ है, गंगा सागर नाम है, गर्व करे बंगाल यहाँ पर रविन्द्रनाथ का गांव है। शांति निकेतन विश्व भारती विद्या का वरदान है, पर्वत है मैदान जहाँ है सागर तट की शान है। जय जय पूर्वांचल, जय जय पूर्वांचल। माँ सीता की जन्मभूमि है, जनकपुरी बड़ी पावन है, शिव शक्ति कण कण में है, सनातन की पहचान है। सालेग्राम गंडक गंगा के आज बने लला राम है, यहाँ जगन्नाथ है, सूर्य देव है, राजा लिंगराज है। पितरों को तर्पण मुक्ति दे ऐसा गया जी धाम है, नालंदा को याद करें हम स्वर्णिम ये इतिहास है। जय जय पूर्वांचल। स्वामी जी ने माँ काली को गंगा तट पर पाया था, ब्रह्मपुत्र यहाँ कल कल बहती, दर्शन माँ कामाख्या का। राम शरद कोठारी भाई भगवा ये फहराए हैं, बांगड़ बिरला मोहताने को द्रौपदी यहाँ आए हैं। शोभा जी है वक्तानुपम, राष्ट्रीय जी मुस्काए हैं, सरला जी का ना कोई तुलना, निर्मला जी बड़ी कर्मठ हैं। निशा जी उत्साहित हैं, गिरजा जी काम में तत्पर हैं, पूर्वांचल की नींव ये बहनें पूर्वांचल की सानी हैं। जय जय पूर्वांचल, जय जय पूर्वांचल, ये है पूर्वांचल, ये है। बहुत ही सुंदर वीडियो भी और बहुत ही सुंदर लिरिक्स भी। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू नीतू जी। बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया सरोज जी और बहुत सुंदर गाया, धन्यवाद। अब आज गिरिजा जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपको टोक रही हूँ बीच में, लेकिन सही में जैसे एक आज हमारा पूर्वांचल एक गेंदे के फूल की तरह है। गेंदे का फूल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गेंदे का फूल अपने आप में बहुत सारी वो पंखुड़ियां नहीं है, वो उसके फूल ही होते हैं। जो गेंदा जो होता है वो पूरे छोटे छोटे पुष्पों से ही एक पुष्प बनता है। उसी तरह पूर्वांचल आज एक गेंदे की फूल की तरह है, जो सभी प्रदेशों के साथ मिलकर आज ये प्रोग्राम को पूरा सार्थक कर पाया है। और इस प्रोग्राम को सफल करने में, इस प्रोग्राम का आयोजन करने में पूरी पूर्वांचल के हर एक प्रदेश से पूरी टीम हमारे साथ थी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंत में केवल एक इतना ही कहना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। हाँ, मंजिलों के रास्ते में चाहे जितने भी हो सख्त पत्थर, पल में रेत कर देंगे। बुलंद इरादों और हौसलों से आसमान में भी छेद कर देंगे। पंख भी है, उड़ान भी है, हौसलों में जान भी है। घर को संभालती इन भुजाओं में आसमान छूने का अरमान भी है। कम ऑन पूर्वांचल, हम लोग इसी तरह आगे सारे प्रोग्राम करेंगे। हिप हिप हुर्रे। बहुत सुंदर, थैंक यू अनुजा जी। आपको विशेष धन्यवाद क्योंकि आपने भी बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को इस लेवल पर लाने के लिए। मीटिंग एंड फॉर ऑल करूं? जी जी गिरजा जी, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। जी।